हैं, लेकिन हिंदू ही हैं जो अपने आप में सबको समाहित कर लेते हैं और सभी धर्मों का समादर करते हैं, सभी पंथों का समादर करते हैं। हिंदुओं की वजह से ही भारत धर्म निरपेक्ष। आरएसएस से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, आरएसएस से आपका शुरू से ही लगाव रहा है। आज के समय में या पहले से भी कुछ पार्टियां, जैसे कांग्रेस ही हो गई मुख्य पार्टी, और दूसरे भी कुछ विचारधारा के लोग आरएसएस पे यह आरोप लगाते हैं कि आरएसएस बांटने का काम करती है। महात्मा गांधी जी का हत्या जो हुआ था, नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करती है आरएसएस। इसमें क्या था कि अगर चौराहे पर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए या आप समझ जाएं कि बहुत झूठ बोल रहा है तो कांग्रेसी होगा। अजय राय जी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मोदी जी के खिलाफ 2 बार कैंडिडेट भी रह चुके हैं लोकसभा में। तो अजय राय जी ने अभी जो आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, कि वोट चोरी करके मोदी जी यहाँ लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ से वाराणसी से जीते हैं, वोट चोरी का आरोप लगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? कि क्या जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो उन्होंने वोट चोरी किया था? ये हाल ही में वाराणसी में 2023 का नगर निगम चुनाव का एक लिस्ट जारी हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। चुनाव धांधली का आरोप लगाया था। एक राम कमल दास नाम के व्यक्ति के 40 से 50 पुत्र दिखाए गए थे। एक की तो आयु 78 वर्ष थी और एक की 24, 25 या 30 साल के आसपास दिखाया गया था। उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जब लड़ने के लिए आए, उन्होंने पूरी देश में वाराणसी की सीट चुनी। आज 11 सालों से वहाँ के सांसद भी हैं। तो अपने प्रधानमंत्री रहने के दौरान 11 सालों में काशी का क्या क्या विकास हुआ, आप उस पर? हमारी सरकार भले ही नहीं थी जी, लेकिन काशी में भाजपा सरकार हमेशा रही जी। मेयर हमारा, विधायक हमारे, सांसद हमारे, लेकिन जो देश और प्रदेश की सरकार थी वो काशी के साथ हमेशा सौतेलापन व्यवहार उन्होंने किया। काशी में छोटी छोटी चीजें, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। तो आखिर विपक्ष एसआईआर मुद्दे को लेके इतना उत्तेजित क्यों है, इतना गुस्से में क्यों है? आखिर में इंडी गठबंधन क्या चाहता है कि इस देश में घुसपैठिए वोट दें, बांग्लादेशी वोट दें, रोहिंग्या वोट दें? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिश्रा मिस्ट्री फ्लिक्स के अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शुरू से ही आरएसएस संघ से जुड़े रहे, 3 दशकों से लगभग भाजपा में जुड़े रहे और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे, विभिन्न पदों पर भी काम किए हैं भाजपा में और पार्टी के कर्मठ नेता हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आपको मिलवाते हैं अपने मेहमान से और इनसे परिचय कराते हैं। मेरा नाम नलिन नयन मिश्र है जी। मैं वाराणसी महानगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हूँ। लगभग 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। सर, आपने अपना परिचय दिया हमारे दर्शकों को, आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे अपने इस पॉडकास्ट में दर्शकों को बताने के लिए कि पार्टी की आपकी क्या नीति है चुनाव में। आगे बहुत कुछ सवाल आपसे हैं अभी पार्टी के बारे में आपके। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो आजकल देश में एक माहौल फैल रहा है, विपक्षी पार्टी कर रही है कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, धार्मिक द्वेष फैला रही है, इससे देश का धर्मनिरपेक्षता खतरे में। इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल मेरा यही। देखिए, कांग्रेस, सपा, बसपा या भारतीय जनता पार्टी या संघ की वजह से भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है जी। भारत धर्मनिरपेक्ष है कि भारत हिंदू बहुल है जी। और जब तक भारत हिंदू बहुल रहेगा, भारत की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कभी आंच नहीं आ सकती। ये हिंदुओं की भावना है, हिंदुओं का हृदय है, जिसकी वजह से भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत किसी पार्टी की वजह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत हिंदू बहुल है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष है। ये जो लोग बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है,
नफरत फैला रहे हैं, ये केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज को वोट बैंक बना के रखे हैं, अभी तक मुस्लिम समाज को बरगला रहे हैं, बरगला के रखे हैं। अब धीरे धीरे मुस्लिम समाज भी इस बात को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को आगे लेके जा सकती है। कई वर्षों पुराना एक अटल जी का इंटरव्यू याद आ गया मुझे। जावेद अख्तर साहब थे, इंटरव्यू ले रहे थे अटल जी का। उन्होंने पूछा कि भाजपा की सरकार है तो क्या धर्मनिरपेक्षता कायम रहेगी? तो अटल जी ने सेम यही बात कही थी कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, ये भाजपा और कांग्रेस की देन नहीं है। लोगों के सोचने का तरीका है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत हिंदू बाहुल्य होने के बाद धर्मनिरपेक्ष। अटल जी हमारे पितृपुरुष हैं जी। तो अटल जी की ही बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। अटल जी ने जो कहा था, सत्य कहा था कि हिंदू बहुल है, इसलिए आप कोई भी ऐसा देश बताइए जहां हिंदू की संख्या घटी हो और वो देश धर्मनिरपेक्ष रहा हो। आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी धर्मावलंबी को देख सकते हैं कि जो धर्मावलंबी होते हैं वो दूसरे धर्मावलंबियों को वहां उस देश में रहने नहीं देते हैं, लेकिन हिंदू ही हैं जो अपने आप में सबको समाहित कर लेते हैं और सभी धर्मों का समादर करते हैं, सभी पंथों का समादर करते हैं। हिंदुओं की वजह से ही भारत धर्मनिरपेक्ष है। आप आरएसएस से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, आरएसएस से आपका शुरू से ही लगाव रहा है। आज के समय में या पहले से भी कुछ पार्टियां, जैसे कांग्रेस ही हो गई मुख्य पार्टी, और दूसरे भी कुछ विचारधारा के लोग आरएसएस पे यह आरोप लगाते हैं कि आरएसएस बांटने का काम करती है। महात्मा गांधी जी का हत्या जो हुआ था, नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करती है आरएसएस, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं सुन रहा था कि अगर चौराहे पर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए या आप समझ जाएं कि बहुत झूठ बोल रहा है तो कांग्रेसी होगा। गांधी जी की हत्या में संघ का कहीं से हाथ नहीं था। गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा। खुद सरदार पटेल ने स्वीकार किया कि गांधी जी की हत्या में संघ कहीं से इन्वॉल्व नहीं था। गोडसे संघ का विरोधी था। गोडसे ने कई बार अखबारों में अपने लेख लिखे जो संघ के खिलाफ लिखे, लेकिन ये झूठ और एक जो नैरेटिव सेट करना कांग्रेस का काम है, उस नैरेटिव के हिसाब से आज भी कांग्रेसी नेता गोडसे को संघ का कहते हैं, जो कि गोडसे संघ का विरोधी था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा देश जोड़ने का बात करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा जोड़ने की बात करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, इसके लिए काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई सदस्य नहीं होता। जो भी भारत माता की जय बोल दे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य। कोई भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सदस्यता की पर्ची नहीं कटती, लेकिन जो भी भारत माता की जय बोलता है उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना सदस्य मानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही देन है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अच्छे नागरिकों का निर्माण उसी के क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी है, उसी के क्रम में नरेंद्र मोदी हैं, उसी के क्रम में इतने सारे ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता जो आज भारत में देखे जा रहे हैं। आपको आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन आपको ध्यान होगा 10-12 साल पहले भारत की राजनीति केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पूरा जनता तो कोई काम हो इसके बारे में सोच ही नहीं सकती थी कि किसी सरकार से कहें, किसी शासन प्रशासन से कहें। जनता ये मान चुकी थी कि जो होगा नियति के भरोसे होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन आज संघ का देन है कि संघ ने ऐसे स्वयंसेवक समाज को दिए जो आज समाज में भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और ईमानदारी से, स्वच्छता से, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं। का क्षेत्र वाराणसी है। वाराणसी में जो अजय राय जी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मोदी जी के खिलाफ 2 बार कैंडिडेट भी रह चुके हैं लोकसभा में। तो अजय राय जी ने अभी जो आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, कि वोट चोरी करके मोदी जी यहाँ लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ से वाराणसी से जीते हैं, वोट चोरी का आरोप लगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजय राय को नेता भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जी। अजय राय जी आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 3 बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर विधायक बनाया। अजय राय जी से मेरा सवाल है कि अजय राय जी क्या जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो उन्होंने वोट चोरी किया था?
ये किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क, बिजली, पानी और ये जो मूलभूत मुद्दे थे उन मुद्दों को समाप्त कर दिया। सड़क ये सरकार खोज खोज के बना रही है, बिजली 24 घंटे रह रही है, पानी का जल जीवन मिशन के तहत जहां हर जगह गांव गांव में जल जीवन मिशन के तहत काम हुआ है, पानी की सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। तो कोई मुद्दा नहीं है, तो जनता को भटकाने के लिए अब वोट चोरी, ये कपोल कल्पित, आम आदमी भी इसको समझ रहा है कि ये कपोल कल्पित है और ये मात्र एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वोट चोरी। ये असल बात, इनका एक प्रयोग सफल हो गया थोड़ा सा, जो संविधान की हत्या हो रही है तो उसमें कुछ इनको लाभ हो गया। तो इसी तरह कपोल कल्पित जो मुद्दे हैं, अब वोट चोरी का मुद्दा ये लेके आ रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की नई रफ्तार को पकड़ रहा है और दिन दूनी रात चौगुनी भारत तरक्की कर रहा है। चोरी की बात हुई, अभी हाल ही में वाराणसी में 2023 का नगर निगम चुनाव का एक लिस्ट जारी हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने किया था, चुनाव धांधली का आरोप लगाया था। एक राम कमल दास नाम के व्यक्ति के 40 से 50 पुत्र दिखाए गए थे। एक की तो आयु 78 वर्ष थी और एक की 24, 25 या 30 साल के आसपास दिखाया गया था। उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? इन बेशर्म कांग्रेसियों को क्या कहा जाए जी। राम कमल दास वेदांती जी देश के एक सुविख्यात संत हैं जी। और बनारस में हजारों मठ मंदिर हैं जी। काशी में मठों की परंपरा है, हजारों मठ मंदिर हैं और जो सन्यासी होते हैं वो अपने पिताजी के नाम के आगे पीठाधीश्वर का नाम लिखते हैं। तो राम कमल दास वेदांती जी के मठ में या आश्रम में जो उनके शिष्य रहते हैं, वो शिष्य 78 साल का भी हो सकता है, वो शिष्य 24 साल का भी हो सकता है। शिष्य अपने पिताजी के नाम के आगे अपने गुरु का नाम लिखते हैं, ये सबको मालूम है, ये संवैधानिक भी है, ये अजय राय जी को भी मालूम है, या कांग्रेस के हर नेता को मालूम है। लेकिन जानबूझकर जनता को, अब काशी में इन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो काशीवासी तो इस चीज को समझते हैं कि अब हमारे यहाँ राम नरेशाचार्य जी महाराज हैं, उनके हमारे पास वोटर लिस्ट है, तो उसमें सभी शिष्यों के नाम के आगे राम नरेशाचार्य जी महाराज लिखा है। उसी तरह राम कमल दास वेदांती जी का है। ये काशीवासी तो जानते हैं, लेकिन ये दूसरी जगहों पर जब जाएगा, पूरे देश में वायरल होगा, तो एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि नहीं। ये केवल देश को भ्रमित करके अभी तक राजनीति करते आए हैं और भ्रमित करके ही राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अब वो जमाना बीत गया है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, जनता सब कुछ जान चुकी है। कांग्रेस का अब कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस अब मृत प्राय पार्टी हो गई है। और ये जो थोड़ी बहुत कहीं जीत जाते हैं तो वही स्थिति होती है कि 100 पर सेंट लगा के सूंघने वाली स्थिति होती है। 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जब लड़ने के लिए आए, उन्होंने पूरी देश में वाराणसी की सीट चुनी। आज 11 सालों से वहां के सांसद भी हैं, तो अपने प्रधानमंत्री रहने के दौरान 11 सालों में काशी का क्या क्या विकास हुआ, आप उस पर प्रकाश डालने का। देश में हमारी सरकार भले ही नहीं थी जी, लेकिन काशी में भाजपा सरकार हमेशा रही। मेयर हमारा, विधायक हमारे, सांसद हमारे, लेकिन जो देश और प्रदेश की सरकार थी वो काशी के साथ हमेशा सौतेलापन व्यवहार उन्होंने किया। काशी में छोटी छोटी चीजें, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। आज मोदी जी के आने के बाद काशी का रूप और रंग बदल गया है। आप भी काशी में अब आए हैं तो देख रहे होंगे कि पहले की काशी और अब की काशी, पूरी काशी में विकास की गंगा बह रही है। आप खुद देख सकते हैं कि जो काशी उपेक्षित थी, वर्षों से उपेक्षित थी, आज उस काशी में रात दिन काम हो रहा है। हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य काशी में अभी तक हो गए हैं। बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद तो
काशी के आम आदमी की आर्थिक स्थिति बदली है। आप जाकर देखेंगे तो छोटे छोटे काम करने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, ऑटो वाले, गेस्ट हाउस वाले, जो भी इस पर्यटन और तीर्थ यात्रियों के काम में हैं, सब लोगों का, यहाँ तक संपूर्ण काशी वासियों की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई है। और विकास तो इतना हुआ है कि घंटों लगेंगे मुझे काम गिनाने में। आप कभी समय होगा तो केवल काम जब पूछेंगे तो मैं घंटों केवल मोदी जी के काम गिना सकता हूँ। समय में बंगाल में भी चुनाव है, लेकिन बिहार चुनाव अभी नजदीक है। विपक्ष एकजुट होकर इस समय केवल एक ही मुद्दा उठा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो SIR का काम चालू किया है, इससे विपक्ष पूरा एकजुट होकर इस पे मुद्दा उठा रहा है, विरोध कर रहा है। सांसदों ने विरोध किया। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और विपक्ष के जो भी हैं इंडी गठबंधन में, महागठबंधन में, उन्होंने काफी रैलियां की। बिहार में अभी भी रैली जारी है उनका। तो आखिर विपक्ष SIR मुद्दे को लेके इतना उत्तेजित क्यों है, इतना गुस्से में क्यों है? आखिर में इसमें मामला क्या है? कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या चाहता है कि इस देश में घुसपैठिए वोट दें, बांग्लादेशी वोट दें, रोहिंग्या वोट दें। SIR में बस यही हो रहा है कि जो घुसपैठियां हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो वोट के अधिकारी नहीं है, वो भारत में रहने के अधिकारी नहीं है। लेकिन विपक्ष यही चाहता है कि जो दूसरे देश के नागरिक भारत में घुसपैठ करके आए हैं वो वोट दें और वो चुनाव जीतें। ऐसा इस देश का चुनाव आयोग, जो कि महिमा है अपने देश के चुनाव आयोग की, कि इतना बड़ा देश और इतना बड़ा चुनाव, और इस देश में एकमात्र संवैधानिक संस्था या संस्था चुनाव आयोग ही है जिसके ईमानदारी पर कोई शक नहीं करता है। लेकिन ये विपक्ष के लोग और राहुल गांधी जैसे लोग चुनाव आयोग को भी शंका के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। आपका विधानसभा क्षेत्र वाराणसी दक्षिणी आता है। पिछला चुनाव 2022 का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, आपके यहाँ के विधायक पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी जो चुनाव लड़े थे, सपा के किशन दीक्षित थे उनके विरोध में। आप लोग वो चुनाव हार रहे थे और हारते हारते जीत भी गए। इस पे थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? चुनाव दक्षिणी विधानसभा का हारते हारते नहीं जीते थे। दक्षिणी विधानसभा छोटी विधानसभा है, और दक्षिणी विधानसभा का आप पैटर्न अगर देखेंगे तो दादा 2012 में 13,000 वोट चुनाव जीते थे, और हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी 2017 में 91,000 वोट पाए और 2022 में 99,700 वोट पाए, और मैक्सिमम हम 65,000 वोट दक्षिणी विधानसभा में पाते थे। तो हमारा वोट का ग्राफ हर साल बढ़ा है। हम कहीं वोट कम नहीं पाए हैं, लेकिन छोटी विधानसभा के नाते कम वोटों से हार जीत वहां होती है। दक्षिणी विधानसभा का जो डेमोग्राफी है, दक्षिणी विधानसभा छोटी विधानसभा है, इसलिए वहां हार जीत का अंतर हमेशा कम रहता है, और हार जीत का अंतर हमेशा कम रहेगा। वोट कम होने के कारण मतलब मार्जिन कम ही रहता है वहां जीत का। जी। आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 का, जिसमें अभी ज्यादा वक्त नहीं है, इसको लेके आपका अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे प्रतिपल प्रतिदिन चलने वाला संगठन है। हमारा संगठन ये नहीं है कि चुनाव आया तो हम चुनाव बस लड़ गए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से सेवा ही संगठन लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिपल जनता की सुख दुख में, जनता की सेवा में रत रहता है। और जिस दिन चुनाव जीतते हैं उस दिन से अगले चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और 27 के लिए हम 22 से ही तैयारी कर रहे हैं। हम 27 की तैयारी 26 से या 25 से नहीं करेंगे। 27 की तैयारी हम 22 चुनाव जीतने के बाद ही 27 की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार भाजपा की बहुमत की सरकार बनेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेता पीडीए का जो अभी हाल में फार्मूला लेके आए हैं, पीडीए
का नाम देके जो वोट बैंक अपना एकत्रित कर रहे हैं ये लोग, और मुख्यमंत्री जी का सीधा नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। तो क्या यही मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में 2027 में? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, शाश्वत मुद्दा है जी ये, शाश्वत बात है जी जब भी हम बटे हैं तब कटे हैं। जी और ये पीडीए के नाम पर समाज को तोड़ने का काम चल रहा है, हिंदू समाज को तोड़ना। ये देख रहे हैं कि एक हिंदू समाज राष्ट्र धर्म के लिए एक हो रहा है, तो हिंदू समाज को किस तरह तोड़ा जाए, हिंदुओं को जाति जाति में किस तरह विभक्त किया जाए, यही राजनीति विपक्षी दल कर रहे हैं, जो सफल नहीं होंगे। और निश्चित तौर से योगी जी के नेतृत्व में 2027 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। आपसे चुनाव के बारे में बात हुआ, आरएसएस के बारे में बात हुआ, बीजेपी की क्या नीति है इस पे बात हुआ, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली आपसे। आप अब टाइम आ गया है कि थोड़ा आपसे पर्सनल बात करेंगे। तो हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि आपके जो पर्सनल नेता हैं जिनको आप आदर्श मानते हैं वो कौन है? किसी एक नेता का नाम बताइए। जिनको देख के हम लोगों ने काम करना शुरू किया जब हम लोग बच्चे थे, तो हमारे आदर्श तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक नाम मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, ये तो आपके पार्टी के नेता हुए अटल जी, आप जिनको आदर्श मानते हैं, विपक्ष में भी एक ऐसा नाम बताइए जो जिससे आप प्रभावित हुए या आपके मतलब जो पसंदीदा नेता है। गैर भाजपाई नेता में अगर मुझे पसंदीदा नेता चुनना होगा तो मैं कुमार विश्वास को चुनूंगा। जी कुमार विश्वास के राष्ट्रवाद की वजह से मैं उनसे प्रभावित हूँ। लेकिन कुमार विश्वास जी तो अभी राजनीति में नहीं है। नहीं, राजनीति में भले ना हो, लेकिन वो एक नेता है जी। और कुमार विश्वास गैर भाजपा के अगर नेता की बात करेंगे तो कुमार विश्वास के उनके राष्ट्रवाद के लिए, भारतीय संस्कृति परंपरा के संवाहक के रूप में जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं कुमार विश्वास को पसंद करता हूँ। व्यस्त राजनीतिक समय में से आपने हमें समय दिया, हमारे पॉडकास्ट के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपकी टीम को, आपके मिक्स फ्लिक्स चैनल को बहुत बहुत बधाई, आभार, और आशा करते हैं आप लोग इसी तरह समाज में काम करते रहेंगे और दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ेंगे।